नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि पर्यावरण में मुझे क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे। लेकिन ये हमारा जो क्लास है वो आपके दिमाग को खोलने के लिए है कि हम पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं। क्योंकि अगर आप ये जानोगे नहीं कि पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं तो आप किताबों से सिर्फ रटोगे और रटोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी नहीं। जैसे कि देख रहे हैं ना, क्यों करते हैं हम परीक्षा के लिए पर्यावरण का अध्ययन। तो पर्यावरण के अध्ययन के लिए आपको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि केंद्र बिंदु क्या कहते हैं स्वयं को रखना पड़ेगा किसी भी विषय को पढ़ने के लिए। अगर आप राज्य व्यवस्था पढ़ोगे तब भी केंद्र बिंदु स्वयं को रखना पड़ेगा, या कोई भी विषय पढ़ोगे तब भी रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि चीजें क्लियर होंगी कि पर्यावरण का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या हमारा पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि आइए बात करते हैं कि अगर हम प्राचीन काल से मनुष्य को लें तो पहले समझिएगा कुछ बाहर की चीजें। अगर हम पहले आदिमानव को लेते हैं तो आदिमानव क्या करता था। आदिमानव करता ये था कि वो क्या कहते हैं अपने उपयोग के लिए फलों को खाता था और क्या कहते हैं फलों के बीजों को फेंक देता था। तो इससे क्या हुआ, फलों के बीजों को फेंकने से क्या होता, वो ग्राही और दाता का काम करता था। अभी समझिएगा पर्यावरण से थोड़ा सा हटके मानव क्या करता था, ग्राही और दाता का कार्य करता था। मतलब लेता था जितना और उतना ही क्या कहते हैं देता था। ठीक है, आगे जब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ोगे क्या कहते हैं लेने देने के साथ जब मानव को धीरे धीरे ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ, आग जलाने का ज्ञान हुआ, औजार बनाने का ज्ञान हुआ, तो मनुष्य क्या करने लगा। अब जैसे मैंने कहा ग्राही पर्यावरण से लेता था और देता था। मतलब पर्यावरण का सेंस हमारा किससे है, जैविक और अजैविक घटक से है। समझ लीजिए पहले, अभी सारी चीजें आपको हम बताएंगे। जैविक और अजैविक घटक से है। जैविक घटक में क्या आते हैं, अजैविक घटक में क्या आते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। जैसे कि अब इसमें ये चीजें आ जाएगी, पेड़ पौधों से भी लेता था, जानवरों से भी लेता था और अन्य चीजों से लेता था। जैसे पेड़ पौधों से फलों को खाता था और उसके बीजों को फेंक देता था। जानवरों को क्या करते हैं, कच्चा मांस खाता था, लेकिन जब उसको आग का ज्ञान हुआ तो क्या किया, वो भून कर खाने लगा। उसके पास औजार बन गए तो पेड़ों को नुकसान पहुंचाने लगा, काटने लगा। तापने के लिए आग का ज्ञान हुआ तो पेड़ों को काटने लगा, काट के उसको तापने लगा। इससे क्या हुआ कि जिस तरह से क्या कहते हैं मनुष्य जब आदिमानव था तो मतलब क्या कहते हैं चीजें बैलेंस चल रही थी। ठीक, लेकिन धीरे धीरे जब उसका ज्ञान बढ़ता गया, जब उसका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा तो क्या हुआ, चीजें डिसबैलेंस होने लगी। जितना वो पर्यावरण से लेने लगा उतना वो देता नहीं था। मतलब अगर फलों को खाता था तो बीजों को भी ज्ञान हुआ तो बीजों को भी कूट के खाने लगा, भूनने लगा, बेचने लगा। ठीक है, जैसे कि किसी भी वृक्ष को आप उठा लीजिए, महुआ को ले लीजिए, महुआ गिरता है उसके फल को भी खाते हैं। और पहले महुआ गिरता है उसको भी क्या कहते हैं हम लोग यूज करते हैं। फिर जब वो कोआ निकलता है क्या बोलते हैं उसको भी यूज करते हैं, उसको बीज के भी कूटते हैं, उससे तेल निकालते हैं, उसको भी बेचते हैं। तो ये धीरे धीरे ज्ञान हुआ, नहीं तो ये चीजें पड़ी रहती थी, कोई उस पर केयर नहीं करता था। ठीक है, तो इसका सेंस ये हुआ कि मनुष्य को जैसे जैसे ज्ञान होता गया, मतलब मनुष्य आधुनिक काल में आया, तकनीकी बढ़ी, औद्योगिकरण आया, तो मनुष्य ने क्या किया, कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। धीरे धीरे क्षति होने लगी, तो क्षति होने लगी तो जब हमें इसका ज्ञान हुआ तो हमने क्या किया, हमने इसको सुधार करने का प्रयास किया। और सुधार हमने कई स्तरों पे किया। पहले तो मनुष्य ने स्वयं कहीं ना कहीं सुधार करने का प्रयास किया होगा। जब मनुष्य से स्वयं सुधार नहीं हुआ होगा, जब चीजें थोड़ा सा बढ़ी होंगी तो क्या क्या किया होगा, मनुष्य ने समूह के रूप में सुधार करने का प्रयास किया होगा। जब चीजें क्या कहते हैं नहीं हुई होगी तो मनुष्य ने क्या कहते हैं समूह के बजाय संस्था के रूप में प्रयास किया होगा। और उसके बजाय क्या कहते हैं ये संस्था स्थानीय हो सकती है। जब चीजें और बढ़ी तो क्या कहते हैं संस्था का रूप बढ़ता गया, संस्था प्रादेशिक हो गई, संस्था अंतरराष्ट्रीय हो गई। इसीलिए धीरे धीरे हम बड़ी बड़ी संस्थाओं को पढ़ते हैं, आईपीसीसी को पढ़ते हैं, यूनेस्को के पढ़ते हैं, अन्य संस्थाएं, इससे रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हम पढ़ने लगे। ठीक है, देखिए ये तो इतना तो आप समझ गए। अब इन चीजों को और भी बताएंगे, बस इतना आप ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं मनुष्य का जो है, ठीक है, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा और पर्यावरण का जो है मनुष्य पर भी, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं और दोनों पे एक दूसरे का कैसा प्रभाव पड़ा ये हमें जानने की जरूरत है कि मनुष्य का पर्यावरण पर प्रभाव कैसा पड़ा और पर्यावरण का
मनुष्य पे कैसे पड़ा। जैसे मनुष्य का पर्यावरण पे प्रभाव हमने आपको बता दिया कि जब मनुष्य क्या कहते हैं आदि मानव था तब क्या करता था, आगे बढ़ा तो क्या करता था, औद्योगिकरण आया तो क्या हुआ, औद्योगिकरण आया तो क्या कहते हैं मनुष्य ने क्या किया, पेड़ों का कटाव अधिक किया, आरामदायक होने के लिए लकड़ियों को काटा, तखत बनाया, अलाव जलाया, कुर्सी मेज टेबल बनाया, ये सारी चीजों का उपयोग करने लगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति होना शुरू हुई। ठीक है, लेकिन अगर पर्यावरण का मनुष्य पर प्रभाव देखें तो पर्यावरण पर मनुष्य का भी अपना एक प्रभाव है, कहीं कहीं हानियां हैं तो कहीं कहीं फायदे भी हैं। जैसे कि अगर पर्यावरण क्या कहते हैं ऊंचे पहाड़ियों की तरफ चले जाइए तो क्या होता है वहां मनुष्य को रहने में थोड़ा समस्याएं होती है, उच्च तापमान होता है तो वहां कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, तापमान को एकदम बैलेंस होना चाहिए, तो इस तरह की चीजें हैं। अभी इन चीजों को फिर हम दूसरी चीजों से लिंक करने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे अगर हम बात करें कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के पहला चैप्टर की, ये पहला चैप्टर है हमारा, तो उसमें हमने क्या किया कि अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब धीरे धीरे अगर बड़ी बड़ी चीजों को अगर आप माइंड मैप के रूप में सजोना चाहेंगे तो आप ऐसे ही आपको करना पड़ेगा जैसे मैंने फ्रेमिंग किया है कि स्वयं आप कैसे लिख रहे हैं आप जान सकें, दूसरा कोई जाने या ना जाने वो अलग बात है। अगर मैं समझा दूंगा तो आप जान जाएंगे और इसकी पीपीटी में क्लास में लिंक में उपलब्ध करा दूंगा। जैसे अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी पर्यावरण की, मतलब हमने दो चीजों को केंद्र में रखा, एक जीव को रखा और दूसरा मनुष्य को रखा, मतलब जीव भी कह सकते हो कि मनुष्य का एक व्यापक रूप कहीं ना कहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद दोनों की प्रकृति क्या कहते हैं, दोनों प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, इसको ऐसे समझिए, दोनों प्रकृति के अभिन्न अंग है, लेकिन मनुष्य थोड़ा सा पर्यावरण से भिन्न हो जाता है क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि होती है, मनुष्य के पास दिमाग होता है, मनुष्य चीजों से भिन्न होता है, मनुष्य पेड़ों को काटता है, मनुष्य जानवरों को भी मार सकता है अपने उपयोग के लिए, ये सारे काम करता है। तो क्या हो गया, मनुष्य क्या कहते हैं पर्यावरण से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि मनुष्य के पास तकनीकी और विज्ञान जैसे जैसे आया वो जानकार हुआ, वैसे वो अपने अनुसार प्रकृति में बदलाव लाता चला गया। आगे बढ़िए, मनुष्य अपने आर्थिक पूर्ति के लिए क्या किया, संसाधनों का दोहन किया, जो हमने आपको बताया कि मनुष्य अपने आर्थिक पूर्ति के लिए संसाधनों का दोहन किया, और दोहन इतना ज्यादा एक समय में किया कि दोहन की पूर्ति उसके बराबर नहीं किया। जब दोहन की पूर्ति उसके बराबर नहीं किया तो आपस में समस्याएं आना शुरू हुई। जैसे हम वन के टॉपिक के पढ़ोगे, वनोन्मूलन पढ़ेंगे, तो वनों की एक बड़ी समस्या, वनों के कटाव से क्या कहते हैं तरह तरह की बीमारियां होती हैं, सांस लेने संबंधी समस्याएं आती हैं, बाढ़ आता है, सूखे की समस्या तो एक अलग है, सूखा होने से फिर वही कंडीशन होने शुरू होती है। तो इन चीजों को आप पढ़ोगे तो एक दूसरे से सब लिंक हो जाएगा। देखो फिर आगे क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, दोहन बढ़ता गया। मतलब ये मान के चलिए कि जब मनुष्य आदिमानव था या फिर वो धीरे धीरे पाषाण काल तक आया तो जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ी थी। जनसंख्या नहीं बढ़ी थी तो मनुष्य जितना प्रकृति का दोहन करता था उतना कहीं ना कहीं प्रकृति को देता था, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही आगे जनसंख्या बढ़ी, लोग बढ़े, दोहन बढ़ने लगा, उसके बाद तकनीकी बढ़ने से और क्या हुआ, दोहन और बढ़ा, लेकिन दोहन इस स्तर से बढ़ा कि उसकी भरपूर्ति हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, उसकी भरपूर्ति नहीं कर पाया और कई देशों को क्या हुआ, स्वच्छ जल और पर्याप्त भोजन तक नहीं मिल पाया। जैसे कहीं कहीं इसीलिए आप देखते हो कि कहीं पानी की समस्या होता है तो कोई पानी खरीद के पीता है, तो कहीं पानी को कोई वेस्ट करता है, कहीं पे पानी ज्यादा होता है। तो ये इसका क्या आशा है, इसका सिर्फ क्या कहते हैं आशा है कि पर्यावरण में कैसे कैसे बदलाव देश काल समय के अनुसार आता चला गया। जैसे कि इन सब चीजों से क्या हुई, वैश्विक समस्या उत्पन्न हुई। जब वैश्विक समस्या उत्पन्न हुई तो हमने क्या किया, इनके उपाय के लिए वैश्विक संगठन बनाया। जहां पे पानी ज्यादा था वहां पे हमने समझौता किया, जहां पे कम था क्या कहते हैं उनसे कम वाले ने ज्यादा से समझौता किया, लेन देन आपस में शुरू हुआ। यही अन्य चीजों में हुआ, जहां का पर्यावरण अच्छा था, जहां का पर्यावरण गेहूं के लिए अनुकूल था वहां गेहूं पैदा हुआ, जहां का पर्यावरण क्या कहते हैं धान के अनुकूल था वहां धान पैदा हुआ, और जहां धान गेहूं आपस में जो समस्याएं हुई, जो चीजें नहीं हुई, वहां से हम लोग लेन देन शुरू कर दिए। तो आगे चल के जब हमको लगा कि ये वैश्विक समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो हमने क्या किया, हमने 1972 में एक समझौता किया। ठीक है, स्टॉकहोम में हमने एक समझौता किया और उसी में 1974 में, ध्यान देना, उसी में 1974 में हमने ये निर्णय लिया कि हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। देखिए धीरे धीरे चीजें कैसे बढ़ती चलेगी। क्यों मनाएंगे, क्योंकि क्या कहते हैं अब धीरे धीरे पर्यावरण में समस्या आ रही थी। 5 जून में पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य ये रखा गया कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं एजुकेशन लाएंगे, सुधार के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे पर्यावरण में क्या कहते हैं बदलाव लाया जाए, इस तरह की चीजें क्या कहते हैं आगे देखते रहिए। फिर क्या हुआ, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया कि यूनेस्को ने 1975 में एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जिसका नाम था बेलग्रेड चार्टर। ये परीक्षा में
प्रश्न में भी आया है, यूपीएससी में भी आया है और पीसीएस में भी आया है। ठीक है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में आया है। बेलग्रेड चार्टर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बेलग्रेड चार्टर का उद्देश्य पर्यावरण की दशा का मूल्यांकन करना है कि कहां पे पर्यावरण अच्छा है, कहां पे पर्यावरण ठीक नहीं है। उसके बाद इसका मूल्यांकन करके एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि यहाँ के जीव जंतुओं को अगर हानि पहुंच रही है तो यहाँ पे प्रतिबंध किया जाए, आम जनमानस का प्रतिबंध किया जाए। इसीलिए धीरे धीरे आगे संस्थाएं पढ़ोगे या फिर आगे संरक्षण, जैविक संरक्षण पढ़ोगे, जहाँ पे जीवों का, जहाँ पे मनुष्य का प्रवेश वर्जित है, कहीं पे मनुष्य का आवागमन है, जहाँ पे चीजें जटिल है वहां पे मनुष्य को हमने प्रतिबंधित कर दिया कि मनुष्य जाएगा तो वहां छेड़छाड़ करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो पर्यावरण को और क्षति पहुंचोगी। ठीक है, आगे देखिए, वो लक्ष्य निर्धारित किया और लक्ष्य निर्धारण के लिए उसके बाद जो भी समस्याएं थी उसके निदान के लिए उन्हें लोगों को मोटिवेट किया। शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया। आगे चल के यही पाठ्यक्रम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए कि हमारे पास एक पर्यावरण का विषय अलग से जुड़ गया कि अब हम जो है पर्यावरण भी पढ़ेंगे और ये अनिवार्य विषय के रूप में ले लिया। फिर क्या किया, अध्ययन को उद्देश्य परक बनाया कि जो हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे उसका एक लक्ष्य निर्धारित होगा। अलग अलग चीजों को बांट दिया गया कि ये चीजें, इसका निदान इस तरह से किया जाए, इसका निदान किस तरह से किया जाए। ठीक है, फिर कई संस्थाओं को जोड़ा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग लिया। जब अंतरराष्ट्रीय सहयोग लिया तो क्या कहते हैं, अलग अलग बड़े बड़े संगठन बने, उसमें कई देश जुड़े। कई देशों के बाद G20 जैसे सम्मेलन होने लगे और क्या कहते हैं IPCC जैसे सम्मेलन होने लगे, COP25, COP26, COP27 जैसे सम्मेलन होने लगे। इसका उद्देश्य एक था कि जिन देशों को समस्याएं हैं या जिन देशों के पास संसाधन की उपलब्धता ज्यादा है उनसे आपस में विचार विमर्श करके आदान प्रदान को बढ़ाया जाए या फिर मिल के सामूहिक प्रयास के द्वारा पर्यावरण क्षति को, जो पर्यावरण क्षति हो रही है उसको क्या कहते हैं, रोका जाए। ठीक, आगे देखिए इसका महत्व क्या है। अगर हम पढ़ते हैं तो महत्व ये है कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं व परिवर्तनों पर हम लोग ध्यान देंगे और ध्यान देंगे जहां भी समस्याएं होंगी वहां समाज में जन जागरूकता के माध्यम से क्या कहते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करेंगे कि आप पेड़ कम काटिए। इसीलिए नियम बन गया कि आप हरे पेड़ काटोगे तो तुरंत लोग क्या कहते हैं, सूचित करते हैं, स्थानीय पुलिस आती है या वन विभाग वाले आते हैं, रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं पेड़ काटने से इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। कोरोना जैसी महामारी आई उसके लिए, उससे भी बहुत सारा सबक मिला हमको। क्या कहते हैं कि हमें वृक्ष भी लगाने चाहिए। कभी वस्तुओं की बहुतायत मात्रा में चीजें बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, तो उसका समायोजन भी करना जरूरी होता है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव ये था कि जीवन को अधिक संधारणीय बनाते हैं, इसको सुधार करके आबादी एवं समुदाय के बीच में क्या कहते हैं, तालमेल बनाते हैं। और अगर इन सब चीजों को कर लेते हैं तो हम सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करते हैं। अभी बस इतना मानते चलिए कि उद्देश्य क्या है, बस ये समझिए, तब हम आएंगे अपने टॉपिक पे कि पर्यावरण होता क्या है। आप बच्चों की किताबों में भी देख लोगे, पढ़ोगे कि पर्यावरण का अर्थ होता है परि और आवरण से बना है ना। परि और आवरण का मतलब हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है। इसमें दो चीजें आती हैं, जैविक घटक आता है और अजैविक घटक आता है। और इन जैविक घटकों में दोनों में मानव एक महत्वपूर्ण कारक है। इसीलिए हमने मनुष्य को या स्वयं को या आपको केंद्र लेके इस टॉपिक की शुरुआत की, ताकि आपके अंदर एक समझ विकसित हो कि पर्यावरण को कैसे पढ़ें। आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखोगे और प्रीवियस ईयर के 2020 के मेरे लेक्चर आप देखिए, 2021, 22, 23 के पेपर को कंपेयर करिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमारे क्लास के बाहर गया, क्योंकि हम पुराने प्रश्नों को ले आते हैं, उसका समायोजन करके टॉपिक बनाते हैं और टॉपिक बना के आपको पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ भी नया नहीं करते, उसमें करंट को हम क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। और ये पर्यावरण हो गया। पारिस्थितिकी क्या होता है, ये जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध पर आधारित अध्ययन, यहां होगा अंतर संबंध पर आधारित अध्ययन होता है। लेकिन जब इस अध्ययन से जो संरचना निर्मित होती है या जो तंत्र निर्मित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अजैविक कारक कौन कौन से, अजैविक कारक कौन से होते हैं, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो ध्यान देने की चीज है। जैविक कारक में जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव आता है और अजैविक कारक में स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल आता है। जैसे हमने क्या कहा अभी, ये हमने कहा कि मनुष्य के लिए खतरा कब होगा, जब मनुष्य को सही ताप नहीं मिलेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा मनुष्य को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कई तरह की बीमारियां होंगी। और टेम्परेचर कम होगा तब भी समस्याएं होंगी मनुष्य के लिए, इसलिए टेम्परेचर का अनुकूल होना बहुत जरूरी है मानव के लिए। तो इस तरह की चीजें क्या कहते हैं, इसलिए स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल को हम लोग पढ़ते हैं। ये सब अजैविक कारक हैं जो पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है मनुष्य के साथ साथ। ठीक है, अब देखिए जैविक और अजैविक कारकों का योग एक हिसाब से कह सकते हो कि पर्यावरण है। और इसको प्रभावित क्या करता है, इसको प्रभावित करती है भौतिक और रासायनिक क्रियाएं। इन क्रियाओं में क्या आता है, जलवायु, मृदा, प्रकाश, ताप। जो भी हमने आपको बताया कि जलवायु के
जलवायु डिफरेंट होने से, विभिन्न होने से हो सकता है उत्तर प्रदेश में धान ज़्यादा होता हो, गेहूं ज़्यादा हो, या अन्य जगह फसलें ज़्यादा होती, आलू ज़्यादा होता है। जैसे आलू की संख्या अगर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में दालें ज़्यादा पाई जाती हैं, सोयाबीन ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? तो ये क्या कहते हैं, जलवायु पे डिपेंड करता है। जलवायु और वहाँ की मिट्टी, जलवायु का निर्धारण भी वहाँ की मिट्टी से होता है, ठीक है। और प्रकाश की मात्रा कैसी है, सूर्य तप कैसा है, ये सारे चीजें एक बहुमूल्य घटक हैं। कि जैसे आप जाओगे क्या कहते हैं हिमालय पर्वत की तरफ, तो देखोगे वहां पे वृक्ष कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। क्योंकि शंक्वाकार इसलिए होते हैं कि पानी ना मिलने से तलाश में ऊपर की तरफ जाते हैं, और वहां बर्फबारी होती है इसलिए समायोजन करने के लिए ढालनुमा बना लेते हैं। रेगिस्तान में जाओगे क्या कहते हैं कि जड़ें पानी की तलाश में काफी अंदर तक चली जाती हैं, इसलिए वहां की जड़ें गहरी पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए वहां जैसे जानवरों को ले लीजिए, रेगिस्तान के ऊंट होता है, ऊंट रेगिस्तान का पशु है, तो देखा जाए कि वहां की उसकी टांगे लंबी क्यों होती हैं, क्योंकि वहां पे ताप ज्यादा होता है, वो अपने शरीर को बचाने के लिए उसकी टांगे वहां अपने आप लंबी होती हैं। पानी का अभाव होता है, इसलिए पानी को पी के कुछ दिन तक सुरक्षित रखता है अपने आप को। इसलिए इन चीजों को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पर्यावरण पढ़ोगे तो आप जंतुओं को भी लेके चलना पड़ेगा साथ में, और मनुष्य को लेके चलना पड़ेगा साथ में पर्यावरण के से संबंधित चीजों को, वृक्षों को, पौधों को, सबको लेके चलना पड़ेगा। कि हमारे यहाँ ये वृक्ष पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं पाए जाते हैं, अदर कंट्रीज में क्यों नहीं पाए जाते, हमारे यहाँ शेर नहीं है, अदर जगह शेर कैसे ज्यादा है। तो इन चीजों को जब आप सोचोगे तार्किक विधि से तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये समस्याएं हैं, इसलिए ये चीजें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, पर्यावरण के प्रकार, इसको भी हम पढ़ेंगे। पर्यावरण के प्राकृतिक आर्थिक पर्यावरण होता है, सामाजिक पर्यावरण होता है और सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, ठीक है। प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों के ही समायोजन से क्या कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको मतलब क्या कहते हैं एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि जो भी क्लासेस चलेंगी सिर्फ आपके दिमाग को खोलने के लिए चलेंगी, और आपका अगर दिमाग खुल जाएगा तो क्या कहते हैं, तो फिर उसके बाद आपको बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने की, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें हम आपको ऐसी बताते चलेंगे बीच बीच में जहां पे लगेगा कि आपका क्या कहते हैं विकास, आपके बुद्धि का विकास हो रहा है, नई चीजें सुनने को मिल रही हैं। और इसी हमारे क्लास में क्या कहते हैं आपको जो है छोटे छोटे चीजें ऐसी मिलेंगी जो परीक्षा में आई हुई होंगी, और जहां से आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उन चीजों को आप तुरंत जाके परीक्षा से लिंक कर लोगे कि वास्तव में सर ने ये चीज बताया है, तो क्यों ना हम इन चीजों का अध्ययन कर लें। जैसे अभी हमने लिया IPCC का नाम लिया, ठीक है। उसके बाद हमने नाम लिया क्या कहते हैं IPCC के बाद यूनेस्को, जो इससे हट के संस्था है, हमने उसका नाम लिया था। इसके अलावा हमने कॉप का नाम लिया, क्योंकि कॉप के भी सम्मेलन होते रहते हैं। इन सब चीजों से क्या है कि इन सब चीजों को आपको लिंक करना पड़ेगा करंट से। यहाँ के जो प्रश्न आते हैं या तो बहुत आसान आते हैं कि COP 25 कहाँ हुआ, COP 26 कहाँ हुआ, या IPCC जो बैठक हुई थी उसमें कौन कौन से मुद्दे रखे गए थे, या फिर जो क्या कहते हैं G20 की बैठक हुई थी, क्या उसमें पर्यावरण संबंधी कोई मुद्दा था या नहीं था, या फिर कहाँ इसका सम्मेलन हुआ था। तो ये चीजें हम पर्यावरण में आपको लिंक करते चलेंगे। लेकिन अगर पर्यावरण में कोई चीज छूट जाती है तो जो हमारी लास्ट में करंट अफेयर्स की क्लास होगी वहां पे हम पर्यावरण संबंधी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो पर्यावरण संबंधी करंट अफेयर्स लगभग हमारा 1 घंटा का क्लास होगा। उन 1 घंटे में पर्यावरण संबंधी जितने भी सेगमेंट होंगे करंट के, वो हम क्या कहते हैं पूरा का पूरा क्लियर करा देंगे। तो ये जो है मान के चलिए कि ये क्लास एक बेसिक समझ के लिए है कि हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं। आगे हमारा दूसरा क्लास इसके टॉपिक पे आ जाएंगे, हम पर्यावरण में पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी सेगमेंट चैप्टर्स हमने जो डिसाइड कर रखे हैं आपके लिए वो हम बताते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।